वेल जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी वीडियो। बिल्कुल आखिरी वीडियो। लेकिन इसके बाद एक डायरेक्शन ऐसा होगा जो मैं आप लोगों को नोट्स भेजूंगा, वो आपको खुद से समझना है। डाउट होगा तो मुझसे पूछना। जो दो डेरिवेशन होने वाले हैं, एक तो मैं कराऊंगा और एक मैं आपको भेज दूंगा। ये आज का आखिरी डेरिवेशन है और चैप्टर का भी आखिरी डेरिवेशन होगा। एक आप खुद से समझेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। ये जो डेरिवेशन होने वाला है, ये आप ये मान लीजिए कि इस चैप्टर का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो ग्राफ है वो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बस डिफरेंस आपको समझना है कि वो ग्राफ किस चीज के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दो अलग अलग कंसेप्ट्स के सेम टाइप ऑफ डेरिवेशंस हैं। एक मैं आपको ग्रुप में, एक मैंने आपको वीडियो, एक का आपको पीडीएफ मिल चुका है, उसका ही मैं आपको वीडियो बता रहा हूं। एक दूसरा वाला होगा जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन आप खुद समझेंगे। डाउट होगा मुझसे ग्रुप में पूछना। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों की सुनो। चलिए, तो आज का टॉपिक और जो डेरिवेशन होने वाला है उसका नाम है फील्ड ड्यू टू। फील्ड कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल। कैसा बोला मैंने? स्फेरिकल क्या? शेल। इसका मतलब हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल होगा और उस शेल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहां पर हमें थोड़ा सा इस डायग्राम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और हमें इसके तीन केस समझने पड़ेंगे। एक शेल के अंदर, दूसरा शेल की सरफेस पे और तीसरा शेल से बाहर, आउटसाइड द शेल। ठीक है, तो हमें 3 बार गॉस लॉ लगानी पड़ेगी, 3 केस बनेंगे और बहुत ही बड़े डेरिवेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। देखिए, जिस शेल की हम बात कर रहे हैं, पहले उस शेल को मान लेते हैं कि ये वो शेल है। ठीक है, इस शेल का फिक्स रेडियस है कैपिटल आर। इस शेल का फिक्स रेडियस है कैपिटल आर और इस पे मैंने जो भी चार्ज दिया क्यू, वो सारा का सारा इसके सरफेस पे आएगा। ये एक स्फीयर नहीं है, ये एक शेल है, तो शेल के कहां आएगा सारा चार्ज? सरफेस पे आएगा, क्यू चार्ज। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसकी सरफेस डेंसिटी क्या है? सिग्मा। और सिग्मा आप सभी लोगों को पता है इज इक्वल्स टू, सिग्मा क्या होता है आप सभी को पता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया कितना होगा? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो, हाल फिलहाल तो नहीं पड़ रही है, तो इसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत अभी के लिए नहीं है। ठीक है, इसकी सरफेस डेंसिटी क्या हो गई? सिग्मा। चार्ज क्यू हो गया, आर इसका रेडियस हो गया। अब देखिए, इसमें हमारे 3 केस होंगे। सबसे पहला देखिए, 3 केस कौन से होने वाले हैं? एक इस शेल से बहुत दूर कहीं बाहर, दूसरा इसकी सरफेस पे और तीसरा इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला केस, आउटसाइड द शेल। वो आपको मैंने नोट्स में बहुत बड़े से लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे समझ जाओ। आउटसाइड, देखिए आउटसाइड कब होगा? यहाँ पे 2 डिस्टेंस समझने की कोशिश करना। एक है कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर। कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट, वो एक फिक्स डिस्टेंस है जो इस शेल का रेडियस है। स्मॉल आर एक वेरिएबल डिस्टेंस है। समझिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? स्मॉल आर एक वेरिएबल डिस्टेंस है, मतलब अगर आप यहाँ पर हो, बाहर हो गई, तो ये आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप शेल से बाहर आ गए तो आपका जो कैपिटल स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं आउटसाइड। आप शेल के बाहर हो, समझने की कोशिश कीजिए। स्मॉल आर वेरिएबल है, स्मॉल आर ही आपको बताएगा आप शेल के बाहर हैं, शेल के ऊपर हैं या शेल के अंदर हैं। कैपिटल आर तो फिक्स हो गया, वो तो रेडियस है। स्मॉल आर आपके हाथ में वेरिएबल है। मैंने बोला भाई स्मॉल आर तुम कैपिटल आर से बड़े हो गए, स्मॉल आर तुम कैपिटल आर से बड़े हो गए, इसका मतलब आप शेल से बाहर आ गए। दैट इज आउटसाइड द शेल। इसका मतलब स्मॉल आर जो वेरिएबल डिस्टेंस था इज ग्रेटर देन द फिक्स्ड डिस्टेंस, उसका जो बॉल का रेडियस है, सॉरी शेल का रेडियस है। ठीक है, अब जरा इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं फिर तो समझेंगे। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया है। मान लो ये तो फिक्स शेल थी, मैंने वही की वही कॉपी कर दी। रेडियस इसका कैपिटल आर, चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब अगर मैंने बोला कि जो आर है इट इज ग्रेटर देन, जो छोटा आर है ये इससे बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा कहीं, मैं क्या मान लेता हूँ, आप ही मान लेते हैं, ये कहीं छोटा आर है, ये पूरा डिस्टेंस छोटा आर है। तो जब मैं इसको लेके एक इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है, ठीक है, कि इस पॉइंट पे इस शेल से कितनी फील्ड होगी। फील्ड निकालने से पहले हम गॉस लॉ का ये भी एक एप्लीकेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले एक स्फीयर बनाएंगे।
गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना, तभी तो गॉस लॉ लगाएंगे। तो मैंने अब आउटसाइड केस के लिए मैंने गॉस लॉ लगा दी। तो यानी कि अब जो मेरी गॉसियन सरफेस है वो ये है, ये रेड वाली मेरी क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। यानी कि अब अगर जो भी मैं फ्लक्स की लॉ लगाऊंगा उसकी मेरी बाहर वाली गॉसियन सरफेस बन जाएगी। समझ आ गया? अब देखिए बिल्कुल वही केस, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे हम लोग ds, ठीक है, इसका नॉर्मल बाहर की तरफ आएगा और थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, भाई कोई बिल्कुल आसान है, तो सिंपल बात है, ठीक है। अब निकालते हैं, मैंने पूरी हेडिंग लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, जो ये बाहर वाली गॉसियन सरफेस है उसमें, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप, phi e इज इक्वल्स टू e इंटीग्रेशन ds, डायरेक्टली करो, ये एक्चुअली पहले स्टेप में e जो था ये अंदर था, फिर e बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, e इंटीग्रेशन ऑफ ds। सही बात है कि नहीं बात है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, मेरे को बताइए कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है इसकी वैल्यू आप मुझे बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे इस छोटे से एरिया को तो बड़ा वाला पूरा एरिया बन जाएगा। अब आप बताओ जी पूरा बड़ा वाला स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, वेरी गुड, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो बाहर वाले स्फीयर का रेडियस कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यही बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, वेरिएबल डिस्टेंस और कांस्टेंट डिस्टेंस में डिफरेंस रहा होगा, ठीक है, समझ लीजिए रेडियस की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सही बात है, ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोग मुझे बताओ क्या आप सेम तरीके से इसमें गॉस लॉ निकाल सकते हैं? अगर मैं बोलूं मुझे इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो कैन आई यूज गॉस लॉ? यस, मैं गॉस लॉ अप्लाइंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहती है कि सर इस सरफेस से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा, बोलो यार, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, ठीक है। तो जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो चार्ज एनक्लोज, आप बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस गॉस का चार्ज पूरा का पूरा चार्ज कितना है, क्यू, ये चार्ज तो है क्यू, यहाँ कोई चार्ज थोड़ी पड़ा हुआ है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इस शेल पे इस सरफेस पे कोई अलग चार्ज नहीं, सिर्फ जो चार्ज है वो इसके अंदर इस शेल का है, तो इसके अंदर भी चार्ज कितना है क्यू, तो क्यू का एनक्लोज कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा आप ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों ही फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इसके बराबर आ गया, तो E इंटू, नहीं दिख रहा क्या, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको निकालते हैं, डायग्राम समझ आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो इनको इक्वेट कर देंगे 1 और 2, तो ये क्या बन जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा का पूरा 4 पाई इससे मिलेगा तो बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिए, ये फॉर्मूला किसके लिए है, काम कर भाई, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन r है, इसका मतलब जब आपका जो वेरिएबल डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ सेल से बड़ा है, इसका मतलब वेरिएबल डिस्टेंस रेडियस ऑफ सेल से बड़े होने का मतलब है कि आप सेल से बाहर आ चुके हो, कहाँ आ चुके हो, बाहर आ चुके हो, समझने की कोशिश, बोलो यार सही बात है कि नहीं बात, ठीक है। चलिए अगर ये बाहर है, इसमें एक जो नोट करने वाली बात है, ठीक है, जो भी केस आएंगे वो हमको यहाँ लिखते हुए जाएंगे, ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है, यानी कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से वेरी करेगा आउटसाइड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आ रहा है, हमेशा डिस्टेंस जो होता है उसमें कैपिटल आर का कोई सीन नहीं है, वो तो एक फिक्स डिस्टेंस है, जो वेरिएबल डिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंसी देखी जाती है इस चीज की, ठीक है। तो जो भी मेरे केस आएंगे मैं उन्हें यहाँ ऊपर लिखता हुआ चलूंगा, मैंने आउटसाइड का केस मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे ऑन द सरफेस की, सेम यही पैटर्न फॉलो करना है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी डेरिवेशन है, बिल्कुल करवाना, ठीक है। तो मेरा पहला केस, सबसे पहले मेरा क्या सोचा उसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ई पहला केस E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। ये किसके लिए आया मेरा, आउटसाइड के लिए, चलो छोड़ो मैं लास्ट में करूँगा सबको। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 मतलब ऑन द सरफेस, ऑन फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, बिल्कुल जब आप सेल की सरफेस पे आ चुके हो, ठीक है। तो बनाओ पहले फिर से वही सरफेस, ये बना दिया, ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज पे Q है, रेडियस इसका R है। जब आप इसके सरफेस पे आओगे तो इसकी सरफेस पे आपको आना है, तो जितना ये रेडियस है उतने रेडियस आप लोगे, इसका मतलब सरफेस का मतलब क्या है,
सरफेस का मतलब है व्हेन स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। सही बात है कि नहीं बात? किसका मतलब है सरफेस, इसका मतलब क्या है सरफेस। जब एग्जैक्टली आप इसका जो आप रेडियस लेते हैं वेरिएबल रेडियस और वो शेल के रेडियस से मैच कर जाएगा, अब आप सरफेस के ऊपर आ चुके हो। ठीक है, ये तो कंडीशन है। अगर आपने हल्का सा भी r को बड़ा कर दिया आप शेल से बाहर आ जाओगे, अगर आपने हल्का सा भी इसको छोटा कर दिया तो आप इसके अंदर चले जाओगे। बोलो यार सही बात समझ रही है? समझ रही? ठीक है चलो अब बात करते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसकी जो गॉसियन सरफेस है वो यही है, इसके लिए गॉसियन सरफेस यही काम करेगी, इसके लिए गॉसियन सरफेस यही वाली काम करेगी। तो फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस निकालते हैं फटाफट। फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस अभी मैंने आपको सिखाया वो क्या है, ई डी एस। ई डी एस, ई डी एस कौन कॉल कर रहा है? कौन कॉल कर रहा है भाई? कौन कॉल कर रहा है? चलिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ईडीएस ठीक है। तो अब बात करते हैं ई, फाइव ई। तो ऐसे ई कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब आपको जो बता से इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, छोटा सा एलिमेंट डीएस था, जब इस डीएस का इंटीग्रेशन करोगे तो वो तो ये वाला एरिया बन जाएगा ना, ये आर वाला ही, क्योंकि छोटा और बड़ा आर तो बराबर है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या बन जाएगा, चाहे आप उसे 4 पाई आर स्क्वायर कह लो और छोटा आर बड़ा आर बराबर है, चाहे आप उसे 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर कर लो, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये वैल्यू इसकी यहाँ पर कर दीजिए, तो 5 ई कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर एक फिक्स डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस गिवन कि आपकी, इसके लिए मान लो क्वेश्चन नंबर 3 होगी। ठीक है, अब आप फिर से इसमें अप्लाई गॉस लॉ लगाइए। गॉस लॉ क्या कहती है आपको, मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। गॉस लॉ कहती है सर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। इस वाले के लिए गॉस लॉ लगाओ। तो अब इसके अंदर क्यू एनक्लोज कितना है इस सरफेस के अंदर, सेम यही जो क्यू है वही तो कंसीडर किया जाएगा, जो किसी भी सरफेस पे चार्ज है वही इसका क्यू एनक्लोज कहलाएगा। ठीक है, तो अब जो इसके लिए जो 5 ई जो निकलेगा, ध्यान से देखना मैं लिख देता हूं, इसके लिए जो 5 ई निकलेगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसके लिए फॉर्मूला क्या आ गया, ई, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम करूँ, समझने की कोशिश करो, बस छोटे आर की जगह बड़ा आर आ गया इस बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, ये नीचे चले जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप डिफरेंस समझ रहे हो, चेंज कहाँ आया, चेंज यहाँ आया कि उसमें छोटा आर था, इसमें कैपिटल आर है। इस फॉर्मूले में जो ऑन द सरफेस का फॉर्मूला, इसमें कहीं भी छोटा आर है क्या, नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं, आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब सुनिए, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, बड़ा क्यू एक कांस्टेंट है और आर रेडियस खुद एक कांस्टेंट है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है, ये चेंज नहीं कर रही है डिस्टेंस के साथ। जो इससे पहले आई थी वो चेंज कर रही थी। वो 3 केस बनाए, जरा समझाऊंगा आपको। चलिए अब आते हैं लास्ट केस के अंदर। लास्ट केस के अंदर वो बहुत ईजी है, वो आपको एकदम समझ जाएगा, उसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमारा लास्ट केस था, वो क्या होगा, थर्ड केस, इनसाइड द शेल, फील्ड इनसाइड द शेल कब होगा, जब आपका वेरिएबल डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये आपका शेल था कैपिटल आर, ये बाहर पॉजिटिव चार्ज है इस पे क्यू। आप शेल के अंदर कब आओगे, मान लो आप ये शेल के अंदर आ गए, ये आपका छोटा आर होगा, तो आप शेल के अंदर कब आए, जब आपके छोटे आर की वैल्यू बड़े आर से कम है, जब आपके छोटे आर की वैल्यू बड़े आर से क्या है, कम है। अब आप इनसाइड आ चुके हो। 3 केस को आपको समझना है। मैंने इसके लिए गॉसियन सरफेस बना दी, ये इसकी गॉसियन सरफेस है। फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस नॉर्मल फॉर्म से निकालते हैं, वो क्या बोलेगा, वो तो बोलेगा सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मेरे को तो ये पता है। फिर आप क्या करोगे, चलो भाई ये तो बाहर आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करते हैं। अब इस छोटे से एरिया का नाम डीएस है, जब इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि अभी जो ये गोला बन रहा है छोटे आर रेडियस का, बड़ा आर तो बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे करें इसका यहाँ कोई सेंस होने नहीं वाला, खत्म हो जाएगा वैसे यहाँ पे 5 ई क्या हो जाएगा, ई 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। समझ रहा है, ये छोटे आर वाले का स्क्वायर होगा इस गोले। ठीक है, चलिए अब क्या करो, सेम वही लगाओ गॉस लॉ। गॉस लॉ कहती है सर फ्लक्स एनक्लोज, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप बताओ इस छोटे गोले के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं, सारा चार्ज तो सरफेस पे है, यानी कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो जैसे ही क्यू एनक्लोज की वैल्यू 0 होगी, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या हो गया 0। इसकी इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गई, 0। तो यानी कि यहाँ से फ्लक्स, इसके अंदर जब कोई चार्ज ही नहीं तो किसके अंदर से कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं। तो जैसे ही इसका ये फ्लक्स 0 हुआ, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। समझिए मेरी बात कि शेल के अंदर चलेंगे जब हम इस शेल के यहाँ से यहाँ तक 0 0 0
जीरो जीरो, सरफेस पर पूरी जो फील्ड है वो जीरो है, इसके कहीं भी अंदर कोई फील्ड नहीं होगी। समझने की कोशिश कीजिए। समराइज करते हैं अभी तक के डेरिवेशन को बिल्कुल 3 हिस्सों में। वीडियो को पूरा ध्यान दो और नीचे नाम कमेंट करो। चलिए समराइज करते हैं। पहला केस आउटसाइड का, कहाँ का? आउटसाइड का, छोटा आर बड़ा देन ग्रेटर आर, आप रेडियस से बाहर आ चुके हो। दूसरा केस सरफेस का, कहाँ का? सरफेस का, एक ऐसे ही स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के लिए। थर्ड केस, बोलो जल्दी, इनसाइड का, जब आर लेस देन क्या है? आर। इसका फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर। छोटा आर क्या था? वेरिएबल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बड़ा आर स्क्वायर। सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे बड़ी कोई वैल्यू होती नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू और एक कांस्टेंट वैल्यू। अंदर क्या थी? जीरो। अंदर क्या थी? फील्ड जीरो। सही बात है कि नहीं बात है? अब जब रिलेशन देखिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है? डिस्टेंस के साथ एज आर स्क्वायर। इसके लिए आर का कोई रिलेशन है नहीं, तो ये कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे तो क्या हो गया? जीरो। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अब जब मैं क्या बनाऊंगा? इसका ग्राफ बनाऊंगा इन 3 केस से। जब समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बिल्कुल 10 लाख रुपए का ग्राफ है। ये मैंने एक्सेस बनाई, ठीक है। ये मेरी एक्सेस है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये मेरी एक्सेस है डिस्टेंस की, आर की, ठीक है। तो दिखने में आर की, इस आर में 3 केस होंगे। एक तो जब आप शेल के अंदर होंगे, एक जब आप शेल से बाहर आ गए होंगे, एक जब आप शेल के सरफेस पे होंगे। देखिए जो कैपिटल आर है, शेल का रेडियस, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती होगी। मान लेते हैं वो कैपिटल आर यहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब इस पॉइंट पे जो छोटा आर है वो कैपिटल आर के बराबर है। और इससे पहले जो छोटा आर है वो कैपिटल आर से छोटा है, और इसके बाद जो कैपिटल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। यानी कि जैसे ही आप, जब तक आप यहाँ हो इनसाइड द शेल, इनसाइड 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 ऑन द सरफेस, आप सरफेस पे आ चुके हो। जैसे आर बड़ा हुआ आप शेल से बाहर आ गए। समझने की कोशिश करो, पिक्चराइज करो। ये शेल था, शेल का रेडियस आर था, ये आपका छोटा आर है। अभी छोटा आर भी कम है, छोटा आर भी बड़े आर से कम है, कम है ना? कम है, कम है, कम है। आप कहाँ हो? इनसाइड। अब बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए। आप कहाँ आ गए? सरफेस पे। अब आप बड़े हो गए, अब छोटा आर बड़ा हो गया, आप कहाँ आ गए? बाहर आ गए। तो यही चीज आपको खुद से रिलेट करनी है, खुद से पिक्चराइज करनी है। सही बात है कि नहीं बात? अब बात करते हैं फील्ड की। आप बताओ, ये पूरा का पूरा ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनसाइड को, ये सरफेस को, और ये आउटसाइड को। इनसाइड फील्ड कितनी है? जीरो। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो। कोई वैल्यू नहीं आएगी फील्ड की, जीरो वैल्यू है, ठीक है। जैसे ही आर आया, फील्ड की एक कांस्टेंट वैल्यू है और वो एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे आपको फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। ये वैल्यू आपकी ई मैक्स है। इस रीजन में पूरा फील्ड कितना है? जीरो। लेकिन हाँ, इस पॉइंट से आपकी फील्ड स्टार्ट हो गई। कहाँ से? सरफेस से। समझने कुछ कीजिए, शेल था, अंदर फील्ड जीरो 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 जीरो, सरफेस पर सोना फील्ड आ गई। फिर सरफेस से बाहर गए, फील्ड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये आप कहाँ आ चुके हो? सरफेस के अंदर। फील्ड क्या है? जीरो। ये सरफेस पे आ चुके हो आप। सरफेस पे अचानक आपको फील्ड मिली, किस फॉर्मूले के तहत? ये मैक्सिमम। उसके बाद जैसे आप सरफेस से बाहर जाओगे, आउटसाइड कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है? ये वाला। यानी कि डिस्टेंस के साथ, आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करेगी? इस रिलेशन के साथ। तो ये इस तरह से, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ आने वाला है? सरफेस पे आने वाला है। अचानक से जो ग्राफ जो होगा, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। देखिए ऐसे होगा ग्राफ, सिर्फ ऐसे। तो अचानक से जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये किसे इंडिकेट कर रही है? सरफेस को। जैसे आप शेल से बाहर आ गए, ये डिक्रीज करेगी। समझने की कोशिश करो। बिल्कुल ये आपका शेल था, आप जब शेल के अंदर थे तो फील्ड जीरो थी, जीरो 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 मैक्सिमम। फिर सरफेस से बाहर आए, डिक्रीज, ठीक है। समझ रहे हो? सरफेस से बाहर कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल यही रिलेशन है। ये मैंने आपको पढ़ाया है शेल के लिए। सेम ऐसे होता है स्फेयर के लिए, ठीक है। वहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़नी पड़ती है, वो और भी तगड़ा होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जिस तरह से मैंने ये 3 केस लेके डायरेक्शन कराया और जो मैंने ये ग्राफ पढ़ाया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। हमेशा रखना, एक यूनिफॉर्म चार्ज शेल के लिए, एक यूनिफॉर्म चार्ज शेल के लिए जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का होता है। इस रीजन में फील्ड क्या होती है? जीरो। इनसाइड रीजन में फील्ड क्या होती है? जीरो। ये मैंने डॉट बनाए हैं, सिर्फ ये रीजन मैंने मार्क करने के लिए बनाए हैं बस। एक्चुअली असली ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं सरफेस पे। समझ आ गया?